नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 11 एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता भाग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन तत्वों के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं उन तत्वों पर संपूर्ण रसायन विज्ञान निर्भर करती है। इन तत्वों का सरल अध्ययन करने के लिए इनको एक व्यवस्थित करके आवर्त सारणी बनाई गई है और इसमें किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है इसके विषय में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि सभी प्रकार के पदार्थों की मूलभूत इकाई तत्व होता है। प्राचीन काल में तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में ही जानते थे। पहले तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसी धातुएं प्रचलन में थी, परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यताओं ने विकास किया, विज्ञान ने विकास किया, नए नए तत्वों की समय के साथ खोज होती गई और तत्वों की संख्या बढ़ती गई। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 में 63 तत्वों की जानकारी थी और वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। हाल ही में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है और भी कृत्रिम रूप से तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभ के समय में तत्वों की कम संख्या थी, इनके वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, किंतु समय के साथ नए तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो इतने सारे तत्वों का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन था। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसमें किस किस वैज्ञानिकों का योगदान रहा, अब हम इसके विषय में पढ़ाई करेंगे। ज्ञात तत्वों का समूह में वर्गीकरण करने में तथा आवर्तता का नियम बनाने में एवं आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अनेक वैज्ञानिकों के अवलोकनों एवं प्रयोगों का योगदान रहा है, जिनमें मुख्य योगदान देने वाले वैज्ञानिक निम्न प्रकार है। आओ हम इस विषय में अब एक एक करके चर्चा करते हैं। डाबे-रायनर का तिर्क का नियम। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने में डाबे-रायनर ने अपना योगदान दिया था। जॉन वोल्फगांग डाबे-रायनर एक जर्मन रसायनज्ञ था। उन्होंने 1829 में समान गुणों वाले तत्वों के 3-3 का समूह बनाया और इन समूह को डाबे-रायनर का तिर्क कहा जाता है। उन्होंने जब समान गुणों वाले कुछ तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि तिर्क के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार तिर्क के शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। डाबे-रायनर की कल्पना सभी तत्वों पर लागू नहीं हुई, ये केवल कुछ तत्वों के लिए ही तिर्क का समूह बना सके। डाबे-रायनर की कल्पना को अधिक महत्व नहीं दिया गया, किंतु तत्वों के वर्गीकरण करने में सर्वप्रथम उन्होंने प्रयास किया, जिससे अन्य वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण करने में एक आधार दिया। अब हम देखते हैं कि डाबे-रायनर ने 3 समूह दिए थे। समूह ए के तत्व निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन जिसको N से बताया गया है, फास्फोरस जिसको P से बताया गया है, आर्सेनिक जिसको AS से बताया गया है। नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14.0, फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या 31.0, आर्सेनिक की द्रव्यमान संख्या 76.9। हम इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन और आर्सेनिक का
द्रव्यमान संख्या का योग का औसत फास्फोरस के द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर है, जिसके विषय में डोबेराइनर ने अपने नियम त्रिक नियम में कहा है। इसी प्रकार द्वितीयक समूह बी के तत्व कैल्शियम Ca से दर्शाया गया है, स्ट्रांशियम Sr से दर्शाया गया है, बेरियम Ba से दर्शाया गया है। इस और इनके द्रव्यमान संख्या कैल्शियम के लिए 40.1 है, स्ट्रांशियम के लिए 87.6 है और बेरियम के लिए 137.3 है। हम इसमें भी इसी प्रकार देखते हैं कि कैल्शियम और बेरियम की द्रव्यमान संख्या का योग का औसत स्ट्रांशियम की द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। समूह सी के तत्व Cl क्लोरीन को दर्शाता है, Br ब्रोमीन को दर्शाता है, I आयोडीन को दर्शाता है और हम देखते हैं कि क्लोरीन और आयोडीन की द्रव्यमान संख्या का औसत का मान ब्रोमीन की द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, जिसके विषय में डोबेराइनर ने त्रिक के नियम के द्वारा बताया है। अब हम अन्य रासायनिक वैज्ञानिक AEBD चैनकोर्टोइस की वर्ताकार सारणी के विषय में चर्चा करेंगे। सन 1862 में फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री AEBD चैनकोर्टोइस ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और वर्ताकार सारणी बनाई और उन्होंने वर्ताकार सारणी में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया, किंतु यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका। जो अगले वैज्ञानिक है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, उनके योगदान के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। सन 1865 में अंग्रेज रासायनिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु भारों से संबंधित स्थापित किया और हाइड्रोजन से थोरियम तक तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी को उन्होंने परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया। इस दौरान न्यूलैंड ने पाया कि 8वां तत्व प्रथम तत्व से गुणधर्मों में उसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत के स्वर में 8वां स्वर प्रथम स्वर से समानता दर्शाता है। जैसा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के हम टेबल में देख सकते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और वापस सा पर ही आके ये खत्म होता है सा पे, तो जैसे 8वां स्वर वापस प्रथम स्वर से समानता दर्शा रहा है, उसी प्रकार जो 8वां तत्व है जो प्रथम तत्व से समानता दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और 8वां तत्व जैसे फ्लोरीन है तो ये हाइड्रोजन से समानता बताएगा। उसी प्रकार अगले क्रम में देख सकते हैं फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, और 8वां तत्व क्लोरीन है और यह प्रथम तत्व फ्लोरीन से समानता दर्शाता है। तो हम इस क्रम में पाते हैं कि हर 8वां तत्व प्रथम तत्व से समानता दर्शाया जाता है। ये इसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत में 8वां स्वर प्रथम स्वर से समानता दर्शाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये अन्य तत्वों के ऊपर भी ये नियम हम देख सकते हैं। तो उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनमें ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक की ही स्पष्टीकरण दे पाया, उसके आगे के तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हो पाया था। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक ही सही पाया गया, जिसके कारण इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिल सकी उस समय। लेकिन बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को उनके किए हुए कार्य के लिए
डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई। अब जो अगले वैज्ञानिक थे, लोथरमेयर का आयतन वक्र, इनके योगदान के विषय में हम चर्चा करेंगे। सन 1868 में जर्मन रसायनज्ञ ने तत्वों को भौतिक गुणों को उनके परमाणुीय आयतन से संबंधित दिया। उन्होंने तत्वों के भौतिक गुणों को जैसे परमाणुीय आयतन, गलनांक, क्वथनांक तथा उनके परमाणु भारों के मध्य वक्र आलेखित किया, जिसमें पाया कि एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों की वक्र में समान स्थिति थी, अर्थात समान गुणधर्मों वाले तत्व वक्र में समान स्थिति पर पाए गए। इस प्रकार लोथरमैन ने जो सारणी बनाई वह सारणी आधुनिक सारणी से काफ़ी मिलती जुलती थी, किंतु इनका कार्य मेंडलीफ के कार्य के बाद प्रकाशित हुआ। इसी कारण से इनके कार्यों को आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में महत्व नहीं दिया गया। अगले वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव का आवर्त नियम। दिमित्री मेंडलीव एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने आवर्तों को व्यवस्थित करने में सबसे अधिक योगदान दिया था और इनके योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। रूसी रासायनिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने तत्वों और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने उस समय ज्ञात 63 सभी तत्वों के ऑक्साइडों व हाइड्राइडों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने इन तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि परमाणु भार तत्वों के मूल गुण धर्म होता है और आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन से तात्पर्य है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का स्वरूप। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जिसमें क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या 7 है, तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा गया है, जिनकी संख्या 9 है। मेंडलीव के समय में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण शून्य वर्ग द्वारा अक्रिय गैसों को बाद में जोड़ा गया था। यहाँ अक्रिय गैसों से तात्पर्य है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, क्योंकि इन गैसों की बाद में खोज हुई थी। ये गैसें प्रकृति में अक्रिय होती है। ये सामान्यतः अन्य तत्वों के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती है। हम यहाँ पर मेंडलीव द्वारा प्रकाशित आवर्त सारणी को देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जो क्षैतिज पंक्तियाँ है ये 7, इनको हम आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है 9, ये जो बता रखे हैं इनको हम वर्ग कहते हैं। और इस प्रकार उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी को मेंडलीव ने इस आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। मेंडलीव आवर्त सारणी के मुख्य बिंदु। मेंडलीव ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों तथा उनके गुणधर्मों की समानता को आधार मानकर आवर्त सारणी बनाई थी। उस समय तक ज्ञात तत्वों को मेंडलीव के द्वारा प्रथम बार वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, जिससे तत्वों के अध्ययन में सरलता हुई। मेंडलीव ने उस समय कुछ अज्ञात तत्वों की भी भविष्यवाणी कर दी थी। उन अज्ञात तत्वों के गुणधर्मों के विषय में भी बता दिया था और उन अज्ञात तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान रखे गए थे और ये भविष्यवाणी उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए रिक्त स्थान रखा था। उस समय तक इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने बोरॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों को क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन नाम दिया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं,
एका एल्युमिनियम के लिए ये गुणधर्म बताए थे मेंडलीफ ने, और एका सिलिकॉन के लिए ये गुणधर्म बताए थे। और जब भविष्य में इन तत्वों की खोज हुई तो इनको गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया गया था। और इनके गुणधर्म जो मेंडलीफ ने उस समय बताए थे वही भविष्य में इनके गुणधर्म पाए गए। हम यहाँ टेबल में इनको देख सकते हैं। मेंडलीफ ने उस समय इन तीनों तत्वों के कुछ भौतिक गुणधर्मों को भी बताया था, जो कालांतर में जब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की खोज हुई तो इनके गुणधर्म लगभग समान पाए गए। इसी कारण से मेंडलीफ की आवर्त सारणी को काफी प्रसिद्धि मिली और नए तत्वों की खोज एवं अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिला। अब हम आगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की असफलताओं की चर्चा करेंगे, जिनमें प्रथम है समस्थानिकों का स्थान। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया है। अतः परमाणु के समस्थानिकों को पृथक स्थान मिलना चाहिए, किंतु समस्थानिकों को एक ही वर्ग में रखा गया है। जो दूसरी असफलता है वह है हाइड्रोजन तत्व की स्थिति। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन परमाणु का स्थान को स्पष्ट नहीं किया था, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में क्षार धातुओं के समान एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हेलोजनों के समान अक्रिय गैसों से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो यह स्पष्ट नहीं है कि हाइड्रोजन क्षार धातु के साथ रखा जाए या हेलोजनों के साथ रखा जाए। मेंडलीव लैंथेनाइडो व एक्टिनाइडो के स्थान को भी स्पष्ट नहीं कर पाए। अगली असफलता है मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया है, किंतु कहीं कहीं पर इसका पालन नहीं हो रहा था, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट व निकल एवं टेलिरियम व आयोडीन के क्रम में आर्गन को पोटेशियम से पहले, कोबाल्ट को निकल से पहले एवं टेलिरियम को आयोडीन से पहले रखा गया, जो कि सही नहीं था। अगली असफलता है असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में साथ साथ रखा गया है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्षार धातुओं के साथ रखा गया, मैंगनीज को हेलोजनों के साथ रखा गया, जो कि असमान गुणधर्म रखते हैं। हम जैसे देख सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो कि क्षार धातुओं से बहुत अधिक असमानता रखते हैं और मैंगनीज भी हेलोजनों से बहुत अधिक असमानता रखते हैं, फिर भी मेंडलीफ ने इन तत्वों को क्षार धातुओं के साथ रखा और मैंगनीज को हेलोजनों के साथ रखा, जो कि असंगत था। आधुनिक आवर्त नियम। 20वीं शताब्दी तक आते आते अपरमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि के विषय में ज्ञात हो गया था, जिनका मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय में ज्ञात नहीं था। सन 1913 में अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरणों स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई और देखा कि किरणों की आवर्ती का वर्गमूल धातु के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है, अर्थात आवर्ती के वर्गमूल तथा धातु के परमाणु क्रमांकों के मध्य वक्र आलेखित करने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। मोजले ने बताया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक तत्वों के गुणधर्म दर्शाने में अधिक सक्षम है और परमाणु भारों के स्थान पर परमाणु क्रमांक को परमाणु का मूलभूत गुण माना और इसी आधार पर मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधन किया गया, जिसे आधुनिक आवर्त का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप। आधुनिक आवर्त सारणी में
कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं तथा कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहते हैं। आईपीसी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित किया गया है, जबकि पुरानी पद्धति में रोमन संख्या 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और 7A और 8, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B में रोमन संख्याओं द्वारा अंकित किया गया है। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। आवर्त संख्या आवर्त में तत्वों की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, को दर्शाती है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे व तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व, चतुर्थ व पंचम आवर्त में 18-18 तत्व और छठे आवर्त में 32 तत्व, सातवें आवर्त अपूर्ण आवर्त कहलाता है। सैद्धांतिक रूप से सातवें आवर्त में भी तत्वों की संख्या 32 होती है। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरा व तीसरा लघु आवर्त, चौथा व पांचवा दीर्घ आवर्त, छठा अति दीर्घ आवर्त व सातवां अपूर्ण आवर्त कहलाता है। आवर्त सारणी के आधुनिक स्वरूप में छठवें व सातवें आवर्त में लैंथेनाइड, जिनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 है, तथा एक्टिनाइड, जिनके परमाणु क्रमांक 90 से 103 है, के 14-14 तत्व भी शामिल है, जिनको आवर्त सारणी के नीचे दर्शाया गया है। हम यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी के स्वरूप को देख सकते हैं, जिसमें क्षैतिज पंक्तियाँ आवर्त कहलाती है और ये ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है इनको वर्ग कहते हैं। हम यहाँ आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि बाएं तरफ रिप्रेजेंटेटिव तत्व है, जिनको एस ब्लॉक तत्व भी कहते हैं, और दाईं तरफ रिप्रेजेंटेटिव तत्व है, ये पी ब्लॉक तत्व भी कहलाते हैं, और इन दोनों के मध्य में संक्रमण तत्वों को रखा गया है। और आवर्त सारणी के नीचे हम देखते हैं कि लैंथेनाइड के 14 तत्व और एक्टिनाइड के 14 तत्व इनको रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप की उपलब्धियां। वर्ग संख्या 1 से 7 तक को ए व बी उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे असमान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया है। जैसे मेंडलीफ आवर्त सारणी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्षार धातुओं के साथ रखा गया था, किंतु आधुनिक आवर्त सारणी में क्षार धातु को अलग से 1A उपवर्ग में तथा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को 1B उपवर्ग में रखा गया है। दूसरी उपलब्धि है समस्थानिकों का स्थान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जिससे समस्थानिकों को एक ही वर्ग में स्थान दिया जा सकता है, अर्थात समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टिलिरियम, आयोडीन के क्रम की स्थिति स्पष्ट हो गई है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगली उपलब्धि है लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई है,
क्योंकि इनको क्रमशः छठवें व सातवें आवर्त में रखा गया है व 3b समूह द्वारा आवर्त सारणी से जोड़ा गया है। स्थान अभाव के कारण इनको आवर्त सारणी में नीचे दर्शाया गया है। अब हम दीर्घ स्वरूप की कमियों की चर्चा करेंगे। मेंडलीव आवर्त सारणी के समान आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसे किन तत्वों के साथ रखा जाए। क्षार धातुओं यानी ग्रुप 1A या हेलोजनों यानी ग्रुप 7A के साथ रखा जाए, इस स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अगली कमी है लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों को मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। अभी भी आवर्त सारणी में इनको नीचे स्थान दिया गया है। बच्चों, आज हमने आवर्त सारणी बनाने में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जैसे डोबेराइनर, न्यूलैंड, चेनकोटोइस, मेंडलीव, मोजले इत्यादि के विषय में विस्तार से चर्चा की और इनकी आवर्त सारणी बनाने में क्या क्या योगदान रहा, इनकी क्या क्या सफलताएं रही, क्या क्या खामियां रही, इनकी विस्तार से चर्चा की। और हम अब अगले भाग में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक संख्या वाले तत्वों का नामकरण तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।